आज की दुनिया में डेटा का जो विस्फोट हो रहा है उसे संभालना वाकई एक बड़ी चुनौती है। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर अपाचे कैसेंड्रा जैसे सॉल्यूशंस, वो जो टेक्नोलॉजीज हैं वो काम आती हैं। सही। आज हम रॉयल रिसर्च के एक लेख अपोचे कैसेंड्रा आधार से उन्नत अवधारणाएं इसी को आधार बनाकर बात करेंगे। हाँ, और समझेंगे कि ये शक्तिशाली डिस्ट्रीब्यूटेड नो एसक्यूएल डेटाबेस आखिर है क्या। और खास तौर पर ये कि कैसे ये बिना किसी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर के, मतलब कोई एक मशीन फेल हो जाए तो भी सिस्टम चलता रहे, यस, इतने बड़े पैमाने पर डेटा संभाल लेता है। इसकी कहानी भी हाँ काफी दिलचस्प है। फेसबुक ने 2008 में शुरू किया था इसे। अच्छा। हाँ, और फिर 2009 में इसे अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन को दे दिया। और इसकी प्रेरणा जो थी वो अमेरिकन के डायनामो और गूगल के बिग टेबल से आई थी। बड़े सिस्टम से। बड़े सिस्टम से, बिल्कुल। और ये लगातार इवॉल्व हो रहा है। अभी जो संस्करण 5.0 आया है उसमें तो एआई वर्कलोड्स के लिए वेक्टर सर्च जैसी नई क्षमताएं भी हैं। कमाल है। तो चलिए, आज की चर्चा का मकसद यही है, कसांद्रा के मूल सिद्धांत, इसकी मुख्य विशेषताएं और ये समझना कि ये बिग डेटा की जो चुनौतियां हैं उनसे कैसे निपटता है। बिल्कुल, और इसमें फॉल्ट टॉलरेंस और स्केलेबिलिटी पर हम खास ध्यान देंगे। तो शुरू कहाँ से करें, इसकी बनावट से? हाँ, ठीक रहेगा। देखिए, कसांद्रा एक वाइड कॉलम स्टोर डेटाबेस है। वाइड कॉलम स्टोर। हाँ, मतलब डेटा की स्पेस टेबल्स, रो और कॉलम में होता है। की स्पेस आप समझ लीजिए डेटाबेस की तरह। ओके। पर जो पारंपरिक रिलेशनल डेटाबेस होते हैं उनसे ये अलग है। इसमें हर रो में अलग अलग कॉलम्स हो सकते हैं, डायनामिक कॉलम्स। अच्छा, ये तो काफी लचीलापन देता होगा फिर। बहुत। और इसमें प्राइमरी की का रोल बहुत अहम है। इसमें होती है पार्टीशन की और क्लस्टरिंग की। हाँ, सुना है। ये तय करती हैं कि डेटा कहाँ स्टोर होगा और सॉर्ट कैसे होगा, है ना? बिल्कुल, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन और सॉर्टिंग दोनों के लिए ये क्रिटिकल है। अब इसके आर्किटेक्चर की बात करें तो वो मास्टरलेस है, या कह ले पीयर टू पीयर। मास्टरलेस मतलब कोई बॉस नोड नहीं? कोई नहीं, सारे नोड्स बराबर हैं। क्लस्टर में हर नोड की जिम्मेदारी बराबर। तो इसका फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है। अगर एक नोड डाउन भी हो जाए तो क्लस्टर चलता रहता है। ओके। लेकिन अगर कोई मास्टर नहीं है तो ये नोड्स आपस में कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं? कौन जिंदा है कौन नहीं, ये सब? उसके लिए ये गॉसिप प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं। गॉसिप? अच्छा। हाँ। मतलब नोड्स लगातार एक दूसरे से फुसफुसाते रहते हैं, जानकारी शेयर करते हैं, किसका क्या स्टेटस है, नेटवर्क कैसा चल रहा है वगैरह, सब बिना किसी सेंट्रल कंट्रोलर के। इंटरेस्टिंग। और डेटा की सेफ्टी? उसके लिए डेटा रेप्लिकेशन है। आप तय करते हैं कि डेटा की कितनी कॉपीज रखनी है और कसांद्रा उन्हें अलग अलग नोड्स पर स्टोर कर देता है। इससे डेटा सेफ भी रहता है और हमेशा उपलब्ध भी, राइट? एग्जैक्टली, हाई अवेलेबिलिटी। ये सब सुनकर मुझे CAP प्रमेय याद आ रहा है। या कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी, पार्टीशन टॉलरेंस। कसांद्रा का झुकाव किधर है? हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट है। कसांद्रा डिजाइन से ही अवेलेबिलिटी और पार्टीशन टॉलरेंस यानी AP को चुनता है। तो कंसिस्टेंसी का क्या? डिफ़ॉल्ट रूप से वो इवेंचुअल कंसिस्टेंसी देता है। मतलब अगर नेटवर्क में कोई दिक्कत आती है तो सिस्टम उपलब्ध रहेगा, पर हो सकता है डेटा अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगे सभी नोड्स पर। अच्छा, लेकिन क्या इसे बदला जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। आप हर ऑपरेशन के लिए कंसिस्टेंसी लेवल ट्यून कर सकते हैं। अगर आपको स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी चाहिए तो वो भी संभव है, बस परफॉर्मेंस और अवेलेबिलिटी पर थोड़ा असर पड़ सकता है। इसीलिए नेटफ्लिक्स, एप्पल जैसी कंपनियां इसे इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि उनके लिए सिस्टम का हमेशा चलते रहना ज्यादा जरूरी है शायद। बिल्कुल, उनके स्केल पर अवेलेबिलिटी बहुत क्रिटिकल होती है। तो अगर हम मुख्य विशेषताएं गिनाएं, लीनियर स्केलेबिलिटी, नोड जोड़ो, क्षमता बढ़ाओ। सही। फॉल्ट टॉलरेंस, मास्टरलेस आर्किटेक्चर और रेप्लिकेशन के कारण। हाँ, और ट्यूनेबल कंसिस्टेंसी। बिल्कुल। और आपने बताया था सीक्वल, इसका क्वेरी लैंग्वेज SQL जैसा है। हाँ, ये भी एक बड़ा प्लस पॉइंट है, खासकर उनके लिए जो रिलेशनल दुनिया से आते हैं। सिंटैक्स काफी जाना पहचाना लगता है। चलिए, अब थोड़ा प्रैक्टिकल देखते हैं। कसांद्रा के साथ काम कैसे करते हैं। मान लीजिए एक स्कूल का डेटाबेस बनाना है। ठीक है, तो पहले आप एक की स्पेस बनाएंगे। कमांड कुछ ऐसा होगा, क्रिएट की स्पेस स्कूल विथ रेप्लिकेशन इज इक्वल टू क्लास सिंपल स्ट्रैटेजी रेप्लिकेशन फैक्टर 3। यहाँ रेप्लिकेशन फैक्टर 3 का मतलब है डेटा की 3 कॉपीज होंगी। ओके। और फिर टेबल, जैसे स्टूडेंट्स का टेबल। हाँ, फिर टेबल, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट ID, UID, नेम टेक्स्ट, ग्रेड इंट, प्राइमरी की स्टूडेंट ID। यहाँ स्टूडेंट ID प्राइमरी की है और यही पार्टीशन की भी है।
प्राइमरी की सही चुनना बहुत जरूरी है, आपने कहा था। बहुत ज्यादा, क्योंकि इसी से तय होगा कि डेटा क्लस्टर में कैसे बटेगा। अगर ये सही नहीं चुना तो कुछ नोट्स पर ज्यादा लोड आ सकता है। ठीक है, अब डेटा डालना हो तो? इंसर्ट। हाँ, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट आईडी, नेम, ग्रेड, वैल्यूज, यूयूआईडी, अमित 10। और इसमें टीटीएल का ऑप्शन भी है, टाइम टू लिव। हाँ, वो आपने बताया था, डेटा अपने आप डिलीट हो जाता है। हाँ, जैसे लॉग्स या सेशन डेटा के लिए बढ़िया है। इंसर्ट यूजिंग टीटीएल 86,400, मतलब डेटा 24 घंटे बाद एक्सपायर हो जाएगा। और डेटा निकालना? सेलेक्ट। हाँ, Select name, grade from students where student ID is equal to UUID. लेकिन यहाँ एक बड़ा कैच है। क्या? Joins नहीं होते। ओह, ये तो बड़ा अंतर है रिलेशनल से। बहुत बड़ा। आपको अपना डेटा मॉडल इस तरह से डिजाइन करना पड़ता है कि एक क्वेरी के लिए जो भी डेटा चाहिए वो एक ही टेबल में मिल जाए। इसे कहते हैं डीनॉर्मलाइजेशन। मतलब डेटा डुप्लीकेट करना पड़ सकता है अलग-अलग टेबल्स में क्वेरी के हिसाब से? हाँ, बिल्कुल। यही NoSQL डेटा मॉडलिंग का एक कोर कॉन्सेप्ट है, क्वेरी फर्स्ट अप्रोच। और हाँ, सिलेक्ट में अलाउ फिल्टरिंग से बचना चाहिए जहां तक हो सके। क्यों? क्योंकि वो क्लस्टर में बहुत सारे नोड्स को स्कैन कर सकता है और परफॉर्मेंस गिरा सकता है। बेहतर है कि टेबल डिजाइन ही ऐसा हो कि फिल्टरिंग की जरूरत कम पड़े। समझ गया। और अपडेट, डिलीट? अपडेट और डिलीट कमांड्स हैं। अपडेट स्टूडेंट्स सेट ग्रेड इक्वल्स टू 11 वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल्स दिस, या डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल्स दिस। लेकिन डिलीट में वो टॉमस्टोन वाली बात याद रखनी है। हाँ, वो मार्कर जो लग जाता है डेटा तुरंत हटता नहीं। सही, ये बाद में हटते हैं कंपैक्शन प्रोसेस से, लेकिन तब तक रीड पर असर डाल सकते हैं। इसलिए डिलीट ऑपरेशंस भी ध्यान से प्लान करने चाहिए। तो मूल मंत्र यह है कि रिलेशनल वाली सोच छोड़कर क्वेरी के हिसाब से डेटा मॉडल बनाओ। परफेक्ट। अब कुछ एडवांस चीजों की बात करें। हाँ, जैसे अगर प्राइमरी की के अलावा किसी और कॉलम पर सर्च करना हो तो नाम से स्टूडेंट ढूंढना। उसके लिए आप सेकेंडरी इंडेक्स बना सकते हैं, क्रिएट इंडेक्स ऑन स्टूडेंट्स नेम। पर यह भी सावधानी से इस्तेमाल करने चाहिए, खासकर हाई कार्डिनैलिटी कॉलम्स पर। ओके, और मटेरियलाइज्ड व्यूज वो क्या हैं? वो एक तरह से प्री कंप्यूटेड टेबल होते हैं, किसी बेस टेबल पर आधारित। मान लीजिए आपको बार बार हाई ग्रेड वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट चाहिए, तो आप एक मटेरियलाइज्ड व्यू बना सकते हैं जो सिर्फ वही डेटा रखेगा। क्रिएट मटेरियलाइज्ड व्यू हाई ग्रेड्स एज सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर ग्रेड 8, कुछ ऐसा? हाँ, बिल्कुल। इससे उस खास क्वेरी की परफॉर्मेंस बहुत सुधर जाती है, क्योंकि डेटा पहले से तैयार है। और ट्रांजैक्शंस, क्या इसमें एसिड वाले एटॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं? पूरी तरह एसिड नहीं, जैसा रिलेशनल में होता है। कसांद्रा में बैच ऑपरेशंस होते हैं जो एक ही पार्टीशन की के अंदर कई म्यूटेशंस को एटॉमिक बनाते हैं। मतलब एक पार्टीशन में या तो सब होगा या कुछ नहीं। एक्शंस या LWT। वो क्या है? ये कंडीशनल अपडेट्स के लिए है, जैसे insert डॉट इफ नॉट एग्जिस्ट्स या अपडेट डॉट इफ ग्रेड इज इक्वल टू 10। ये कंपेयर एंड सेट जैसा ऑपरेशन करते हैं, लेकिन ये थोड़े स्लो होते हैं रेगुलर राइट से। ठीक है, अब आजकल कोई भी टेक्नोलॉजी अकेले काम नहीं करती, इंटीग्रेशन कितना आसान है? काफी आसान है। लगभग सभी पॉपुलर लैंग्वेजेस के लिए ड्राइवर्स हैं, जावा, पाइथन, C#, Node.js वगैरह। पाइथन का कोई उदाहरण? हाँ, कसांड्रा ड्राइवर लाइब्रेरी है। आप कनेक्ट करते हैं, सेशन बनाते हैं और फिर SQL क्वेरीज एग्जीक्यूट करते हैं। काफी सिंपल है। और दूसरे बिग डेटा टूल्स के साथ स्पार्क, काफका? हाँ, स्पार्क और काफका के साथ बहुत अच्छा इंटीग्रेशन है। स्पार्क कसांड्रा से डेटा रीड राइट कर सकता है एनालिटिक्स के लिए। काफका से डेटा स्ट्रीम करके कसांड्रा में स्टोर किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है ज्यादातर? टाइम सीरीज डेटा स्टोर करने में, जैसे IoT सेंसर डेटा, मॉनिटरिंग मैट्रिक्स, मैसेजिंग सिस्टम के बैकएंड में, यूजर प्रोफाइल स्टोर करने में। बहुत सारे यूज केस हैं जहां स्केल और अवेलेबिलिटी जरूरी है। और अब तो AI/ML में भी वेक्टर सर्च के साथ। हाँ, संस्करण 5.0 के साथ वो एक नया और बड़ा यूज केस खुल गया है। तो अगर कोई कसांड्रा इस्तेमाल करना शुरू कर रहा है तो कुछ खास टिप्स या बेस्ट प्रैक्टिसेस संक्षिप्त में? पहला और सबसे जरूरी, क्वेरी के लिए मॉडल करें, डेटा के लिए नहीं। दूसरा, पार्टीशन की ध्यान से चुनें ताकि डेटा क्लस्टर में बराबर बंटे, हॉटस्पॉट ना बने। तीसरा, क्लस्टर को मॉनिटर करें। नोड टूल एक बहुत काम का कमांड लाइन टूल है इसके लिए। ठीक है,
तो कुल मिलाकर कसांड्रा एक बेहद स्केलेबल और हाईली अवेलेबल डेटाबेस है। हाँ, जब आपको बहुत बड़े पैमाने पर डेटा संभालना हो और डाउन टाइम बर्दाश्त नहीं कर सकते तो ये एक बेहतरीन चॉइस है। बिल्कुल। तो ये तो थी कसांड्रा की कहानी, उसके फीचर्स और काम करने का तरीका। हाँ, और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। हमने देखा कि कसांड्रा डिस्ट्रीब्यूटेड है और कंसिस्टेंसी ट्यूनेबल है। तो सोचिए, अगर हमारे एप्लीकेशन को हर वक्त हर ऑपरेशन के लिए स्ट्रिक्ट इमीडिएट कंसिस्टेंसी की जरूरत ना हो तो हम एप्लीकेशन कैसे डिजाइन कर सकते हैं? अच्छा पॉइंट है। मतलब अगर हम इवेंचुअल कंसिस्टेंसी के साथ जी सकते हैं तो हाँ, तो क्या इससे कुछ ऐसी नई पॉसिबिलिटीज खुलती हैं, कुछ ऐसे डिजाइन पैटर्न बन सकते हैं जिनके बारे में हमने शायद पहले सोचा ही ना हो? ये सोचने वाली बात है।